ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फोर्थ लेक्चर पे पहुंच चुके हैं जी। मेंडेलियन जेनेटिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करने लगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इनिशियली इन द ब्रांचेस, आपके पास क्लासिकल जेनेटिक्स है या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स इसको कहते हैं। उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमने कहा कि जितने भी हमारे पास मेंडल की जो है हमारे पास डिस्कवरीज थी, ट्रेड्स हैं, जीन्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में यही सारी चीज़ें देखेंगे कि वो किस तरह से हो रही हैं और वो सब क्या हैं। तो हमारे पास ग्रेगर मेंडल बेसिकली हमारे पास उसकी वर्किंग थी, वो हमारे पास 1822 टू 1884 के हमारे पास उसने रिस्पांसिबल था फॉर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और ट्रेड्स के बारे में उसने डिस्कशन की थी। तो बेसिकली हम जब ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं, वो बेसिकली एक मॉन्क था, एक चर्च का पादरी था, जो कि हमारे पास साइंस के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन रखता था और उसी तरह से उसका काफ़ी इसकी तरफ रुझान भी था। तो उसने साथ ही अपने लॉन में एक छोटी सी नर्सरी बनाई हुई थी जहाँ पे वो सारे काम किया था, जैसे मैंने डिस्कस किया। और ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि हमारे पास जो जितना भी ग्रेगर मेंडल का काम था, वो हमारे पास जितनी भी इनहेरिटेंस के बारे में उसने बातें की, उसमें उसने जो प्लांट यूज किया है वो पी प्लांट था। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। इनहेरिटेंस वो पैटर्न है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसमिट होता है जी आपके कैरेक्टर्स, आपके ट्रेड्स, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, वो आपके जो है हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको ट्रांसफर हो रही होती है। तो हमारे पास ग्रेगर मेंडल वो बंदा था जिसने उस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डेवलप किया कि इन लॉज के अकॉर्डिंग ही आपकी इनहेरिटेंस चलेगी, इसके से डेविएट नहीं होगी। और मेंडल वर्क हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं जी कि वो पहले रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था 20th सेंचुरी तक। लेटर ऑन जब हम उसके बाद ही हमें जाके उसका काम का पता चला था। अब बिटवीन 1856 टू 1863 मेंडल ने क्या किया जी, डिफरेंट कल्टीवेशन की पी प्लांट की, और उसने टेस्ट किया अप्रोक्सीमेटली 28,000 पी प्लांट्स को, ठीक है। और उसने एक चीज इसमें ट्रेड्स ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, कि वो अपने जितने भी पेरेंट्स के ट्रेड्स हैं वो उनको रिटेन कर रहे हैं, वो उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हैं। और हमारे पास अगर देखें कि अगर के वो ग्रीन पी प्लांट है तो उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो ग्रीन पी प्लांट के ही होंगे, वो और नहीं होंगे। और अगर हम बात करते हैं जी कि वो हमारे पास अगर के येलो कलर के हैं तो फ्लावर्स हैं, या फिर हमारे पास व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, तो वो उसी तरह से कैरेक्टर्स रिटेन कर रहे हैं अपने पास करते हैं। तो हमारे पास ये वो साइट थी जहाँ पे आपका ग्रेगर मेंडल जितना भी था उसने अपना वर्क किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन में वो काम किया करता था सारा, और ये हमारे पास चीज रिपब्लिक में ये जगह मौजूद है। अब बेसिकली पर्टिकुलर इनहेरिटेंस क्या है? तो मेंडल ने कहा जी कि हमारे पास देयर आर फिजिकल ट्रेट्स दैट आर, हमारे पास फिजिकल ट्रेट्स होते हैं आपकी जो है पी प्लांट में, जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स जो है आगे ट्रांसमिट होते हैं। उसने कहा अगर के हम एक प्लांट की बात करता हूँ तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके जितने भी ट्रेट्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो हमारे पास पार्टिकल्स उसने वर्क प्रोड्यूस, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं उसका ऑफस्प्रिंग को। मगर उसको ये चीज उस टाइम नहीं पता थी कि आया ये क्रोमोसोम है या फिर डीएनए है। तो उसने एक जनरल टर्म यूज की कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो यही हैं, जिसको उसने कहा जी पार्टिकल्स आर ट्रेट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं तो हमारे पास मेंडल के जो पी प्लांट थे उसमें हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस तरह से हुए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वाई पीस, कि हमारे पास पीस को क्यों यूज किया है। तो पहली चीज क्या है, इसको हम जो बोटेनिकल नेम है पीस का उसको पिसियम स्टेवियम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइंस के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है जी कि कभी भी इस तरह से ना हो कि आपको एक लार्ज फैसिलिटी की जरूरत हो, आपको बहुत ब्रॉड वे में काम करना हो, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे होते हो, इसलिए स्मॉल एरिया के ऊपर भी कोई काम आप कर सकते हो। तो इसका फायदा सबसे बड़ा पीस का ये था कि एक स्मॉल एरिया के अंदर इसको ग्रो किया जा सकता था। दूसरा, ये लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। मटर जो होता है इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक उसके अंदर आपके पास 5 से 6 जो है आपको उसके सीड्स मिल जाएंगे। तो इसकी फायदा क्या होता है कि अगर एक प्लांट से आपको जो है 10 से 15 मटर मींस के मिल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको मींस आप उससे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है प्रोड्यूस करवा सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये था कि प्योर प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास, उनको जब उसने सेल्फ पोलिनेट करवाया काफी जनरेशन तक, तो हमारे पास उससे उसके पास क्या हो गई थी, प्योर जो हमारे पास जो है जो उसकी ब्रीड्स थी वो प्रोड्यूस हो चुकी थी। और इसको हमारे पास उसने आर्टिफिशियली क्रॉस भी करवा सकता था, मीन उसको हमारे पास नेचुरल मीन से भी उसकी क्रॉसिंग हो सकती थी और आर्टिफिशियली उसको क्रॉस कर सकता था। अब उससे पहले हम थोड़ा सा हम उसको पी को डिस्कस करेंगे। तो पोलन होते हैं और पिस्टल्स हैं और ओवरीज हैं, ठीक है। स्टेमन जो होती हैं बेसिकली ये वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मींस पंप प्रोड्यूस, मेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ओवरी के अंदर आपके पास क्या मौजूद है जी, एग मौजूद होता है, ठीक है। अब पोलन जो है वो हमारे पास इस पिस्टल के थ्रू ट्रेवल करता है टुवर्ड्स ओवरी और वहां पे जाके उसको एग को फर्टिलाइज करता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज है वो ये है कि हमारे पास अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन अगर के उस फ्लोर के अपने ही स्टेमन्स के स्पर्म्स जो हैं जाके उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो इस केस में इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और जब अगर के वो आके हमारे पास इस एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह रहे होते हैं। यहाँ पे आप एक्चुअल पिक्चर देख सकते हो आपके पी प्लांट की। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया,
मेंडल ने सबसे जो मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर उसने क्या किया जी कि हैंड पोलिनेशन करवाई। हैंड पोलिनेशन में क्या होता है जी कि हमारे पास पेंट ब्रशेस था, उसने सबसे पहले उसने क्या किया, उन फ्लावर्स के अंदर जो स्टेमन्स थे, ठीक है, जिसके अंदर क्या है मेल स्पर्म्स मौजूद हैं, उनको प्रिवेंट किया जी क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन से, कि हमारे पास उनकी वो सेल्फ पोलिनेट ना कर सकें आपके अपने फ्लावर को। तो उसने क्या किया, उनको काट दिया, ठीक है, सबसे पहले उसने उसको काट दिया, उसके बाद कवर कर दिया हर फ्लावर को क्लॉथ के जो कपड़े का बैग था उससे उसने कवर कर लिया, ताकि किसी और से भी हमारे पास उसके अंदर जो है उसके स्पर्म्स ना पहुंच सकें, स्पोर्स ना पहुंच सकें। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस तरह से उसने क्या किया, उसको सेल्फ पोलिनेशन और बाय विल पोलिनेशन दोनों से बचा लिया। अब वो चाहता क्या था इस सब से, वो चाहता था कि मैं जिस फ्लावर से इसको पोलिनेट करूं ये सिर्फ उसी से पोलिनेट हो और किसी से पोलिनेट ना हो, ठीक है। और इसी तरह से उसने ट्रेड्स किए जी, जितने भी ट्रेड्स थे फॉर सेवरल जनरेशंस, काफी जनरेशन तक वो सारी चीजें देखता रहा। अब उसके एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, ये वही है, ये आपके ओवरी आ जाएगी, कार्पल इसको हम बोलेंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास स्टेमन्स आ जाएंगे, जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब क्या हुआ, उसने सबसे पहले हमारे पास रिमूव कर दिया जी स्टेमन्स को फ्रॉम द पर्पल फ्लोर। जब आप देखेंगे तो आपको उसने क्या यूज किया जी, हमारे पास एक कैंची यूज किया, उसने इसको काट दिया, ठीक है। अब जब ये हमारे पास नहीं है तो वो फ्लावर के पास क्योंकि स्टेमन्स ही नहीं है, तो वो उसने कभी भी खुद को इससे हमारे पास पोलिनेट नहीं करवा सकता। अब क्या किया, उसने एक ब्रश लिया, ये पेंट ब्रश था, और उसकी मदद से उसने व्हाइट फ्लावर के स्टेमन्स से ऊपर से मेल गैमीट्स उठाए, ठीक है। मेल गैमीट्स ये आप उसकी टिप के ऊपर देख सकते हैं, और उनको ट्रांसफर कर दिया उसने हमारे पास आपके कार्पल के ऊपर, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारे पास उसने पोलिनेशन करवा दी आपके पास किसकी, हमारे पास पर्पल फ्लावर की विद द हेल्प ऑफ व्हाइट फ्लावर। अब क्या हुआ है जी कि हमारे पास जो पोलिनेशन हुई है उसके बाद उसने देखा कि हमारे पास जो सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, ये जो पी प्लांट था उसके सीड्स प्रोड्यूस हो गए हैं पॉड के अंदर। तो उसने क्या किया, उनको दोबारा से सो करवा दिया। जब उसने सो करवाया तो हमारे पास आया, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास कोई भी हमारे पास व्हाइट फ्लावर उसको देखने में नहीं आया। अब वो बड़ा हैरान था कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है मैंने तो मेल गैमीट्स हमारे पास व्हाइट फ्लोर के हमारे पास ट्रांसफर करवाए थे, मगर उसका कोई भी कैरेक्टर हमारे पास सामने नहीं आया। तो लेटर ऑन क्या हुआ था कि उसने इसी को हमारे पास क्या करवाया था, इससे जो सीड्स मौजूद मिले थे उसको, फर्स्ट जनरेशन से जो उसको सीड्स मिले थे उनको क्या करवाया था, उसने सेल्फ क्रॉस करवाया था। जब उसने उसको सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, तो एक चीज हमें उसको बाद में मिली कि कुछ प्लांट्स के अंदर हमारे पास व्हाइट फ्लोर्स की अपीयरेंस हुई, जिसकी बेस पे उसने फिर बाद में कंसेप्ट दिया जिसको हम डोमिनेंस और रिसेसिव का कंसेप्ट कहते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव के कंसेप्ट में मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास वो कैरेक्टर जो दूसरे को डोमिनेट करते हैं, जिनकी प्रेजेंस में दूसरे कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, उनको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स बोलते हैं। जबकि दूसरे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे पास तब ही एक्सप्रेस करें जबकि हमारे पास कोई डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद ना, उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो व्हाइट जो कलर था वो बेसिकली रिसेसिव कलर था, जबकि जो पर्पल कलर था वो हमारे पास एक डोमिनेंट कलर था, जिसकी वजह से हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन उसको हम F1 जनरेशन और फेलिलियर जनरेशन भी कहते हैं, उसमें हमारे पास पर्पल कलर की अपीयरेंस हुई और व्हाइट कलर कभी मौजूद ना हुआ। अब जो मेंडल था उसने बेसिकली कितने ट्रेड्स हमारे पास डिस्कस किए थे, तो बेसिकली जो मेंडल था उसने 7 डिफरेंट ट्रेड्स को डिस्कस किया, ठीक है, जिसको उसने स्टडी किया था। बेसिकली सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो सीड शेप था, आया वो स्मूथ है या वो रिंकल्ड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटली स्मूथ नहीं है ये सीड। उसके बाद उसने सीड कलर को हमारे पास उसने स्टडी किया कि वो आया येलो है या वो ग्रीन है, फिर पॉड शेप के ऊपर गया कि वो इन्फ्लेटेड है या फिर वो रिंकल्ड पॉड है। उसके बाद पॉड के कलर को उसने देखा कि ग्रीन आते हैं या वो येलो कलर के पॉड्स आते हैं। फिर उसने फ्लोर कलर, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल अभी पर्पल और व्हाइट फ्लोर की देख ली। और उसके बाद हमारे पास फ्लोर की पोजीशन, आया वो ऑन स्टेम है या वो एट द टिप मौजूद है। उसके बाद हमने फाइनल उसने जो कैरेक्टर स्टडी किया वो था स्टेम की लेंथ, कि आया वो टॉल है या वो डॉर्फ प्लांट्स हैं। तो ये सारे उसने कैरेक्टर्स हमारे पास डिस्कस किए थे, और ये हमारे पास हम वन बाय वन इवेंट्स में आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बनाए, उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया, जिसमें हमारे पास 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने मोस्ट कॉमनली स्टडी करते हैं टॉल और डॉर्फ प्लांट्स को, जबकि हमारे पास जो आ जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, हम अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमने स्मूथ सीड और उसके कलर और सीड शेप को उसने डिस्कस किया था। तो हम ये सारे अभी आगे लाजम उसको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो उसने जो टेक्नोलॉजीज यूज की हमारे पास, जो मेंडल ने, उसने उसको डिफरेंट नाम दिया। जनरेशन को उसने गैप कवर्ड दिया, ठीक है। अब उसने कहा जी हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन थी उसको उसने P1 नाम दिया। Why P1? P stands for parental, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन वो थी इन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जिससे उसने सीड्स वगैरह या फिर गैमीट्स लिए। उसके बाद F1 जनरेशन वो जनरेशन थी जो कि इन पेरेंट्स के क्रॉस की वजह से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और हमारे पास इसको हमारे पास क्या कहते हैं, F stands for filial, ठीक है। और इसके में हमारे पास क्या हुआ कि उसकी ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट की वजह से जो फर्स्ट जनरेशन आपके पास प्रोड्यूस हुई, उसके सीड्स आए, उसको सीड को थ्रो किया, और उसकी वजह से जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उसको फर्स्ट फेलिलियर जनरेशन कहा गया, ठीक है। और ये जनरेशन जो है बनी किससे है, आपके पास P1 की वजह से बनी। उसके बाद F2 जनरेशन आई, जिसको हम फेलिलियल 2 जनरेशन बोलते हैं, ठीक है।
सेकंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इज टर्म्ड एज सेकंड फेलियल जनरेशन। तो आपके पास तीन चीजें आ गई, पी और एफ और गैप जनरेशन। जनरेशन को गैप कहते हैं हम। पी से हमारे पास स्टैंड होता है पेरेंटल जनरेशन जो कि फर्स्ट हो सकती है, और हमारे पास फेलियल से आ जाता है जी हमारे पास एफ जनरेशन, और ये काफी जनरेशन हो सकती है जितना आप उसको आगे सेल्फ क्रॉस करवाते जाओगे। अब अगर हम यहाँ पे इसकी मोस्ट कॉमन देखें कि ये हमारे पास एक प्लांट था और ये दूसरा प्लांट था, ये अगर हम कहते हैं इससे मेल गैमीट्स लिए हमने और इससे फीमेल गैमीट्स लिए हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया गया और उसकी वजह से हमारे पास ये प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसको हमने F1 जनरेशन मीन फेलियल फर्स्ट जनरेशन कह दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इनको दोबारा से सेल्फ क्रॉस करवाया और उसकी वजह से जो जनरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हुई है उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। अब देखें यहाँ पे एक टॉल प्लांट था, एक शॉर्ट प्लांट था, दोनों के कैरेक्टर्स डिफरेंट थे और इसमें हमारे पास जो F1 जनरेशन आया उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब इसको जब सेल्फ क्रॉस उसने करवाया है तो हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास पेरेंटल जो है कैरेक्टर्स भी आए और हाइब्रिड कैरेक्टर्स भी पाए गए। तो इस तरह से हमारे पास इसको सेल्फ क्रॉस की मदद से हमने देखा तो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट जनरेशंस हमारे पास जो है हाइब्रिड कैरेक्टर्स भी आए और जो हमारे पास नॉन हाइब्रिड कैरेक्टर्स थे वो भी देखने में आए। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक तो सारी जो बात थी हमारे पास वो मेंडल लॉज के ऊपर थी कि हमारे पास जो मेंडल की इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, उसने कौन से कैरेक्टर्स देखे, वो किस तरह से स्टडी कर रहा था, सारी चीजें। तो अब हम जाते हैं अपने मेंडल के लॉज के ऊपर, उसने कौन कौन सा लॉज जो है हमारे पास जो है वो प्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्ड डोमिनेंस से निकला है। डोमिनेंस का मतलब होता है जी हमारे पास डोमिनेट करना, ठीक है। डोमिनेट का मतलब क्या करना है जी, किसी के ऊपर असरअंदाज होना। In cross of the parents that are pure for contrasting traits, कि हमारे पास वो पेरेंट्स जिनके अंदर हमारे पास ट्रेड्स जो थे वो प्योर थे, जैसे हमने अभी व्हाइट और पर्पल फ्लावर की बात की, ठीक है। और ओनली वन फ्रॉम दैट ट्रेड विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, और उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रेड आगे आया है। ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस एंड एक्सप्रेस ओनली डोमिनेंट ट्रेड। के उन दोनों कैरेक्टर्स, आपके पास दो ट्रेड्स थे, एक था हमारे पास फॉर एग्जांपल कहता हूं डोमिनेंट ट्रेड था, एक रिसेसिव ट्रेड था। मगर जब हमने उसको आगे देखा तो ऑफस्प्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर्स तो दोनों मौजूद थे, मगर एक्सप्रेस सिर्फ एक ही ट्रेट हो रहा था, एक ही कैरेक्टर हो रहा था। उसकी बेस पे हमने क्या कहा जी कि हमारे पास ये जो चीज बनी है ये हमारे पास क्या है, जो कैरेक्टर है वो बेसिकली डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखें कि हम क्रॉस करवाएं, अगर बेसिकली इसका क्रॉस बनाते हैं, तो अगर हम क्रॉस बनाएं तो हमारे पास देखा जाए कि हमारे पास एक कैरेक्टर था जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ येलो को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आर है जो कि हमारे पास ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इनका क्रॉस करवाता हूं तो हमारे पास क्या होता है, दोनों अपनी तरफ से हाफ पेयर ऑफ गैमेट्स को देते हैं, ठीक है, सिंगल गैमेट डोनेट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर डोनेट करेंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास F1 बनेगी वो हमारे पास बन गई ये, जिसमें हमारे पास हाइब्रिड कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मगर हम स्टिल देखेंगे कि हमारे पास कलर कौन सा अपीयर हो रहा है। अगर वो कलर येलो आ रहा है तो उसका मतलब क्या है जी, हमारे पास कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, येलो कलर या येलो कैरेक्टर डोमिनेंट। हमने क्या किया कि इसी जनरेशन को लेके इसकी F2 जनरेशन बनाई और इसको हमने क्या करवा दिया, सेल्फ क्रॉस करवा दिया, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास आ रहे हैं क्या कैरेक्टर्स। इस केस से हमारे पास ग्रीन आएगा और बाकी तीन जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसकी वजह से हमारे पास जो कलर है वो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, येलो कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनकी फिनोटाइप्स हैं वो हमारे पास क्या है, यही की तीन येलो कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो हमारे पास जो हमारे पास जीनोटाइप्स आई हैं, इनमें क्या थी, मौजूदगी तो थी, आपके पास जो रिसेसिव कैरेक्टर्स थे वो मौजूद थे, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन्होंने इनको सप्रेस कर दिया, ठीक है। और जब सप्रेस कर दिया तो कलर कौन सा आपके पास अपीयर हुआ है, येलो कलर अपीयर हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के दोनों हमारे पास जो हमारे पास कैरेक्टर्स थे, एलील्स थे, वो हमारे पास रिसेसिव थे, तो इसकी वजह से हमारे पास तब जाके ग्रीन हुआ है। तो हम ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनेंट जो हमारे पास एलील्स वो एलील्स होते हैं जो कि हमारे पास इन सिंगल कॉपी भी अपना जो है हमारे पास कैरेक्टर जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस कर सकें। तो इस तरह से उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि हमारे पास वो कैरेक्टर्स जो डोमिनेट होते हैं, वो एलील जो डोमिनेट होते हैं, वो दूसरे को सप्रेस कर लेते हैं और उसकी वजह से वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि रिसेसिव वो होंगे जो कि हमारे पास इन पेयर जो है हमारे पास अपना कैरेक्टर या अपने ट्रेट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमारे पास डिस्कस किया। During the formation of gametes, egg and sperms, the two alleles responsible for the traits separate from each other. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पीछे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास सिंगल ट्रेट आगे गया था। उसने यही बात भी बोली थी कि जब भी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स हो रही होती है, एग की प्रोडक्शन हो रही है या फिर स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो दो एलील्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो सेग्रीगेट करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सिर्फ सिंगल एलील ही आगे जा रहा होता है। एलील फॉर द ट्रेट्स आर रिकम्बाइंड एट फर्टिलाइजेशन, और जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ये रिकम्बाइन होते हैं किस प्रोसेस के बाद, किस प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। और उसकी वजह से जो जीनोटाइप बनती है
उसको हम जो है वो जीनोटाइप किसके वो डिसाइड करती है। ये जीनोटाइप किसको डिसाइड करेगी? ट्रेड्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग को डिसाइड करेगी कि आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन से ट्रेड्स आने चाहिए। ठीक है, अब अगर इसी चीज को हम यहाँ पे करें, अप्लाई करें, तो हमारे पास टाल है और शॉर्ट है। ठीक है, दो तरह के हमारे पास होते हैं करेक्टर्स हैं, जो हमने प्लांट्स के केस में भी देखे। तो हमारे पास उसने क्या किया कि जब इनको क्रॉस करवाया, इसके पास कैपिटल टी था और इसके पास स्मॉल टी था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इसने इसको क्रॉस किया तो इसने कहा जी कि हमारे पास एलील्स सेग्रीगेट करते हैं, मीन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास ये फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जाएंगे। अब जब क्या हुआ कि अगर के कोई इस तरह की फीमेल है, ठीक है, और इस तरह का कोई मेल है, तो उनके भी कैरेक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जब वो सेपरेट होते हैं तो अगर उनको सेल्फ क्रॉस करवाया जाए तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स बनेंगे, वो जो जीनोटाइप्स बनेंगी, वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे जी कि आपके पास किस तरह के कैरेक्टर्स आपके जो है ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिनोटाइप की और जीनोटाइप की, तो हम उसको डिफरेंट तरह से देख सकते हैं। वो इस तरह से देख सकते हैं जी कि हमारे पास तो हम थोड़ा सा रब करते हैं, जो जीनोटाइप्स हमारे पास बनी थी वो देखते हैं। तो पहली चीज जो थी हमारे पास वो थी जी कि हमारे पास टी क्या था, टाल था, और हमारे पास स्मॉल टी क्या था, शॉर्ट था। ये रिप्रेजेंटेशन इनकी। अब उसके बाद जो हमारे पास चार जीनोटाइप्स बनी है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हम इनकी देखते हैं कि इसने कैरेक्टर्स किस तरह से एक्सप्रेस किए हैं, तो इसकी वजह से टाल आया है, ये भी टाल होगा, ठीक है, ये भी टाल आएगा, और ये हमारे पास शॉर्ट है। अब हम यहाँ से जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो चीज है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो फिनोटाइप्स हैं वो दो ही तरह की आ रही हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप का मतलब क्या है, या तो मतलब वो टाल आ रहे हैं या वो शॉर्ट आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो टाल हैं वो कितने हैं, 1 2 3, और शॉर्ट जो है वो एक ही आ रहा है। तो हमारी जो फिनोटाइप रेशियो बनेगी वो बनेगी 3:1। अब अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप की, ठीक है, तो हमारे पास जीनोटाइप कितने तरह के हैं हम देखते हैं जी, एक टी है, एक इस जैसा कोई और नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी 1 एंड 2। उसके बाद स्मॉल टी की बात करते हैं तो हमारे पास ये भी एक ही है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशियो बनेगी उसका मतलब ये जी 1:2:1, मतलब कि एक जो है हमारे पास कैपिटल टी कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कैपिटल टी स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक जो जीनोटाइप इस तरह की बनी है जो शॉर्ट रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज द जो रेशियो हम कह सकते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके अंदर हमारे पास जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बनेगी वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1:2:1। अब अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। सेग्रीगेशन और डोमिनेंस में हमारे पास दो चीजें हम जान चुके हैं अभी तक। डोमिनेंस में उसने यही बात बोली थी कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो या तो डोमिनेट होते हैं या वो रिसेसिव होते हैं। ठीक है, जो डोमिनेट होगा वो दूसरे का कैरेक्टर सप्रेस कर लेगा, ये उसका एक लॉ था। ठीक है, और हमारे पास जो उसने बात बोली दूसरी कि हमारे पास जो सेग्रीगेशन है कि हमारे पास गैमीट्स एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। वो दूसरे गैमीट्स की जब फॉर्मेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, वो गैमीट्स दोबारा से फ्यूज करते हैं और अपने कैरेक्टर्स बनाते हैं, जिस वजह से एक न्यू जीनोटाइप की प्रोडक्शन होती है। वो न्यू जीनोटाइप फिर आगे जो है डिसाइड करती है कि आपका ऑफस्प्रिंग कैसे होगा। तीसरा जो उसने लॉ दिया वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो कह रहा है जी कि एलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्स सेल्स। कि आपके पास सेक्स सेल्स क्या है, वही गैमीट्स हैं। ठीक है, आपके गैमीट्स जो हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो लाजमी नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। तो दिस लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय यूजिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब क्या होता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, पहले इसको समझना है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। अब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट दैट ट्रैक द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, हमने दो कैरेक्टर्स कभी भी डिस्कस नहीं किए। अब मेंडल ने क्या कहा जी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने क्या कहा कि वो एलील जो साथ में मौजूद होते हैं वो भी अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन एक इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। वो ये नहीं कि जी ये एलील जो है सेपरेट हुआ मैं इसके साथ जाऊंगा, नहीं, हर एलील जो है डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है, हर एलील जो है डिफरेंटली एक दूसरे के साथ जो है हमारे पास डिसाइड कर होता है कि मैंने किस तरह से सेग्रीगेट करना है, मैंने किस तरह से सेपरेट होना है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, और इसको हम डिस्कस कर सकते हैं बाय फॉर्मूला 2n कि आपके पास एक कितनी जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब हम इसको जो प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर मैं कहता हूं जी कि आपके पास ये कैरेक्टर्स हैं, तो आपके पास कितनी जीनोटाइप प्रोड्यूस होंगी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया जी 2n 2 पावर n। अब मैं कहता हूं जी इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, तो 2 पावर 2 इज
इक्वल टू 4। तो आपके पास कितने हमारे पास आगे एलील्स आई मीन जीनोटाइप्स बननी चाहिए, 4 जीनोटाइप्स बननी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई था, तो हमने 2 पावर n से हमारे पास यूज किया, तो हमारे पास इसने कहा जी 4 गैमेट्स बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए? कैपिटल आर पहले कैपिटल वाई से करेगा तो आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई से करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, 2 जीनोटाइप्स बनिए। फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई जा सकते हैं, और फिर हमारे पास जो दूसरा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये साथ में जा सकते हैं। तो 4 जीनोटाइप्स आपके पास बनी है, और बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीनोटाइप दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब मैं कहता हूं ये कैसे जी, हमने क्या कहा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो ये 4 है हमारे पास बेसिकली, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पावर n के थ्रू मैं अगर मैं इसको करूं तो मैं कहता हूं जी 2 पावर 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो आपके पास कितनी जीनोटाइप्स बननी चाहिए? 16 बननी चाहिए। अगर कि ये 6 होगा तो आपके पास 64 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो मेंडल था, हम जो है बेसिकली इसको दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। हमारे पास हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया। पहला कैरेक्टर क्या था? राउंड येलो था, और दूसरा कैरेक्टर क्या था हमारे पास? उसके पास एक सेकंड, अच्छा अब हम बात करते हैं। तो उसके पास जो कैरेक्टर्स थे, उसके पास 2 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। हम उसको अपनी मर्जी से देख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब उसने क्या कहा जी कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास राउंड को, ठीक है, और कैपिटल वाई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है येलो, ठीक है। स्मॉल आर आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी आपके पास रिंकल्ड, आपने सीट देख चुके हैं, आपको याद होना चाहिए कि वो रिंकल्ड किस तरह से, और स्मॉल वाई आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, ठीक है। इसने कहा जी कि ये हमारे पास क्या है, ये 2 कैरेक्टर्स ये हैं, 2 ये हैं, तो आपके पास 16 आपके पास टोटल आपके पास जीनोटाइप्स आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 2n फार्मूला, ठीक है, जो मैं आपको अभी पीछे डिस्कस करके आया हूँ। अब क्या है कि उसने कहा जी कि सेग्रीगेशंस होती हैं, सेग्रीगेशन होने की वजह से आपके पास आर कैपिटल वाई है, ठीक है, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, ठीक है। तो आपके पास जो पहला कैरेक्टर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब उसने क्या किया कि हमारे पास इसको सेल्फ क्रॉस जब करवाया है, तो आपके पास कितनी फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स बननी चाहिए? 4 बननी चाहिए। दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो उसने क्या किया कि ये आपके पास जो जीनोटाइप्स बनी हैं बेसिकली इनको सेल्फ क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको उसने सेल्फ क्रॉस करवाया, ठीक है। अब हम इनकी जीनोटाइप्स बना रहे हैं, तो फिर इसको गिनते हैं जी कि हमारे पास फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनती है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमारे पास ये इसके जीनोटाइप जो बन रहे हैं वो अकॉर्डिंगली हम उसको करके हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो किस तरह से बन रहे हैं, और उसकी वजह से फिनोटाइप्स कौन सी बनेंगी, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अच्छा अब यह चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस करनी थी, वो चीज़ ये जी कि यहाँ से जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स कौन सी बन रही हैं। अब हमें पता है जी कि ग्रीन और येलो और राउंड और रिंकल्ड कौन से हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको गिन लेंगे अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई मौजूद हुआ, तो वो रिप्रेजेंट करेगा जी आपके पास ग्रीन और सॉरी राउंड और येलो को, ठीक है, राउंड येलो को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अब क्या हम गिनते हैं, जिसको मैं शो करूंगा इसको मैं काटता जाऊंगा जहां जहां से आता जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई जो है वो उसको कैपिटल वाई हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फर्स्ट 1, ये भी हमारे पास राउंड और येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, उसके बाद राउंड येलो 7, राउंड येलो 8 और राउंड एंड येलो 9। तो हमारे पास 9 ऐसे हैं जो हमारे पास राउंड और येलो हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ राउंड और ग्रीन की, वो कितने हैं।
अब उनको हम देखते हैं जी। यहाँ पे राउंड और ग्रीन हमने देखते हैं, ये राउंड है और ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है, और उसके बाद हमारे पास आएगा जी राउंड एंड ग्रीन। तो हमारे पास राउंड एंड ग्रीन कितने आ गए जी, हमारे पास 3 आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिंकल्ड हैं और येलो हैं वो कितने हैं। रिंकल्ड येलो 1 2 3, ठीक है। तो रिंकल्ड येलो हमारे पास आ जाएगा जी, रिंकल्ड येलो इज इक्वल टू 3, और उसके बाद फाइनली हमारे पास इसकी आ जाएगा जी, हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो 1 है। सो तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास बनेगी 9:3:3:1। इसमें हमारे पास ये चीज आ रही है जी, हमारे पास कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो किस तरह से हमारे पास 9:3:3:1 आई कि हमने उसके अकॉर्डिंग उसके सारे के सारे हमारे पास जो कैरेक्टर्स आए हैं उसको हमने डिस्कस किया। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो जी, किस तरह से राउंड, रिंकल्ड और ग्रीन और ये सारी फिनोटाइपिक रेशियो है। ओके, अब आपकी असाइनमेंट ये जी कि आपने डायहाइब्रिड क्रॉस में आपने जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइपिक रेशियो बतानी है। हम डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जीनोटाइप्स किस तरह से आपने फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में हम देख चुके हैं ये सारी चीजें, और समरी ऑफ द मेंडल लॉज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उसके बाद यहाँ पे क्लोज करूंगा टॉपिक को। कि आपके पास सबसे पहले उसने डोमिनेंस का दिया जिसमें उसने कहा जी टाल और शॉर्ट कैरेक्टर और 100% टाल कैरेक्टर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि टाल जो है हमारे पास जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। उसके बाद उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने कहा जी इंडिपेंडेंटली हमारे पास वो एलील जितने भी हैं वो सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। 75% टॉल आए थे, 25% शॉर्ट आए थे, और इससे भी हमारे पास एक डोमिनेंट और रिसेसिव का हमारे पास कैरेक्टर मिल रहा था। इंडिपेंडेंट सार्ट में उसने कहा जी कि दो जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जो साथ में पाए जाते हैं वो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन वो इंडिपेंडेंटली हमारे पास से सॉर्ट कर रहे होते हैं, वो अपनी मर्जी से हमारे पास अलग होते हैं, वो एक दूसरे एलील्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। और यहाँ पे हमारे पास मेंडल के 3 लॉज को हम यहाँ पे डिस्कस करके कंप्लीट कर रहे हैं, और यही आज का टॉपिक था। और इसके बाद हम जाते हैं जी क्वेश्चन आंसर की तरफ।